प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 6 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कोड 324 BC है। इसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन को आज देखते हैं। जितने क्वेश्चन होंगे हम इस पार्ट में करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पाँचों क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। तो देखिए, सभी खंड कीजिए, है ना। इसमें हमें हर क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा और हमें जो है इसमें से सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। देखिए बच्चों, पाँचवें का क्या हम कैसे करेंगे। इसने कहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। तो हम मान लेते हैं, माना माना एक संख्या, उनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या बराबर x है। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तब तब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अगर एक x है और उन दोनों का योगफल 6 है तो दूसरी 6 में से घटा करके हमें मिल जाएगी। तो हम 6 माइनस एक्स मान लेते हैं दूसरी संख्या को। ठीक है ना। अब देखिए, उसने कहा है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है ना। अब इनके घनों का योगफल जो है हम मान लेते हैं, माना घनों का योगफल हम fx मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या मान लेते हैं, fx है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। हमने इसको मान लिया कि ये fx है, घनों का न्यूनतम। इनके घनों का न्यूनतम, घन करो, घन का मतलब क्यूब है ना। इसका क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया, 6 माइनस एक्स का क्यूब, और इनका योगफल ले लिया। ठीक है ना। घनों का योग ही तो लिया ना हमने, fx माना, जिसे हमने माना घनों का योग fx, वो fx जो है वो fx हम यही है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसे न्यूनतम दिखाना है। तो न्यूनतम दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार डेरिवेशन करना होगा, मतलब एक बार इसका अवकलन करेंगे, फिर दोबारा अवकलन करेंगे और एक बार अवकलन करके उसको जीरो रखेंगे। ठीक है ना, वहां से हमें पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका 3x² और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 6 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं इसको, -3, और इसका स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 a² प्लस b² माइनस 2ab, 6 दूनी 12 x। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 36 या कितने हो जाएंगे, 6 तिया 18, 3 3 और 1 10, 108 माइनस के 3x² और माइनस माइनस प्लस 12 तिया 36x। ठीक है ना बच्चों, ये आपका एफ डैश एक्स ही है। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 36x माइनस 108। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, अब हम न्यूनतम और उच्चतम के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो रखते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे न्यूनतम व उच्चतम मान के लिए, न्यूनतम व उच्चतम मान के लिए। अब देखिए, न्यूनतम व उच्चतम मान के लिए, तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स को हम जीरो रख देंगे। एफ डैश एक्स को जब हम जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा 36x माइनस 108 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 108/36, और ये आ जाएगा आपका 3, 3 बार कट जाएगा इससे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है ना बच्चों। अब हमें ये देखना है, x की वैल्यू तो 3 आ गई, यानी एक संख्या तो हमारी 3 आ गई, दूसरी भी 3 आ जाएगी, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि ये न्यूनतम है या नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है ना, दोबारा। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का दोबारा अवकलन करने पर या पुनः अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा अवकलन इसका, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 36 और x का हो जाएगा 1 और 108 का हो जाएगा 0, तो ये 36 आ जाएगा। अब x बराबर 3 पर अगर मैं ये देखूं, एफ डबल डैश एक्स x बराबर 3 पर, तो ये 36 ही रहेगा, और 36 क्या है, धनात्मक है। और आपको पता है कि जब एफ डबल डैश एक्स यानी द्वितीय कोटि का अवकलन जो हमने फाइंड किया है, d2y/dx² या एफ डबल डैश एक्स, अगर वो धनात्मक आ जाए, एक्स की उस वैल्यू पर धनात्मक आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है निम्नतम होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन निम्नतम होता है। तो हम कहेंगे अतः अतः x बराबर 3 पर जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था, देखिए फंक्शन ये था आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये, यानी घनों का योग। ठीक है ना। तो हम उसको कहेंगे x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, न्यूनतम है। ठीक है ना, x बराबर 3 पर घनों का योग, घनों का योग न्यूनतम है या निम्नतम है, निम्नतम है। ठीक है ना। अब हमें वो संख्या बतानी है। तो एक संख्या तो हमारे पास ये हो गई। अब पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या
पहली संख्या या एक संख्या हमारे पास हो गई इसमें 3, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या आपके पास हो जाएगी 6 माइनस 3, क्योंकि हमने दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स माननी थी, तो ये आ जाएगी 3। तो 3 और 3 आपकी दो संख्याएं आ जाएंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल तथा और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है, यानी निकाली गई गेंद लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो बच्चों, ये आपको पता चल गया होगा, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस प्रमेय का। हम इसको बेस प्रमेय से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें दो घटनाएं मान लेंगे, ठीक है ना, कि पहले थैले का चुना जाना और दूसरे थैले का चुना जाना। देखिए, हम E1 घटना मान लेते हैं, पहले थैले का चुना जाना, पहले थैले का चुना जाना, पहले थैले का चुना जाना। और E2 घटना हम मान लेते हैं दूसरे थैले का चुना जाना। दो थैले थे आपके पास, दूसरे थैले का चुना जाना, दूसरे थैले का चुना जाना। तो बच्चों, अब आप एक घटना इसमें यह भी माननी पड़ेगी कि निकाली गई गेंद जो है वो लाल है। तो एक घटना ए मान लेते हैं कि निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, फिर से वही डायग्राम हम बनाएंगे जो हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये पहला थैला है और ये हमारे पास दूसरा थैला है, ठीक है ना। अब देखिए, उसने कहा है कि पहले थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। मान लेते हैं इसमें 4 लाल गेंदें हैं और 4 जो है वो काली गेंदें हैं, 4 रेड और 4 ब्लैक, ठीक है ना। दूसरे थैले में 2 लाल हैं, यानी 2 रेड और 6 काली हैं, यानी 6 ब्लैक हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है। अब देखिए, इसमें हम वही अपना डायग्राम बनाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब अगर मेरे पास 4, ये वाला थैला है, ये घटना E1 है और ये घटना E2 है। अगर मैं इस थैले को चुना जाना है तो इस थैले को चुनने की क्या प्रायिकता होगी, दो थैले हैं, दो थैले में से इस थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी। और दूसरे थैले में ये वाली, इस वाले थैले को, इन दोनों थैलों में से इस वाले थैले को चुनने की क्या प्रायिकता है, इसकी भी 1/2 ही है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि हमने पहला, अब हम जो बेस थ्योरम में हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये पड़ती है कि पहला थैला हमने चुन लिया, यानी E1 घटना हो गई, पहला थैला हमने चुन लिया, उसमें से लाल बॉल के निकलने की क्या प्रायिकता है, कितनी बॉल हैं, 4 बॉल लाल हैं और टोटल कितनी है, 8 बॉल। तो 4/8 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने थैला जो है E2 चुन लिया, दूसरा थैला चुन लिया और उसमें से लाल गेंद के होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, हमारे पास कितनी लाल गेंदें हैं, 2 लाल गेंदें हैं, टोटल कितनी है, 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/8, यानी 1/4। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि रेड बॉल तो निकल गई, अब वो किस थैले में, पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले से निकाली गई है, यानी E1 से निकाली गई है। इसकी प्रायिकता हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए, अब क्या होगा, P ऑफ E1 अपॉन A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर तो ये आ जाएगा जो हमें निकालनी है E1 की घटना, यानी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल, ठीक है ना बच्चों। देखिए, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम के प्रमेय का यूज़ करेंगे, बेस प्रमेय से, है ना, बेस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए, बेस थ्योरम क्या कहती है कि P ऑफ E1 अपॉन A इक्वल्स टू P ऑफ A अपॉन E1, और मल्टीप्लाई में आता है इसके P ऑफ E1, और अपॉन में आता है P ऑफ E1 इंटू, यही आएगा सेम, ये आगे था, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, A अपॉन E1 और प्लस लगा करके P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2, ठीक है ना बच्चों। देखिए, अब ये वैल्यूज रख दीजिए बस आप, ये वाली मल्टीप्लाई में ये वाली 1/2 इंटू 1/2 अपॉन, ये सेम है ऊपर वाली ही, यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये वाली क्या है, P ऑफ E2। देखिए, P ऑफ E2 ये है और P ऑफ A अपॉन E2 ये है 1/2। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, सॉरी, ये 1/4 आएगी, 1/4, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है ना। ये अब देखिए, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो आप यहाँ से कॉमन लेकर के काट सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2 अपॉन, और 1/2 इसमें भी है, 1/2, या आप ऐसे कह सकते हैं ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये भी 1/2 इंटू 1/4 है, ठीक है ना। अब देखिए, ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर का तो जू का तो है 1/4, नीचे से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2, ठीक है ना। यहाँ से 1/4 कॉमन चला गया, 1 बचा, यहाँ से 1/4 चला गया, 1/2 बचा। अब इस वाले से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन
2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा नीचे, और ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 2/3 आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ E1 अपॉन ए, वो आ जाएगी 2/3। ठीक है ना। कि निकाली गई गेंद लाल है और वो पहले थैले से निकाली गई है, इसकी प्रायिकता 2/3 है। ठीक है ना बच्चों। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, पीछे भी है थोड़ा सा। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गया क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, ना ही गया क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। अड़े क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अड़े क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A, B तथा C के स्थिति सदिश क्रम से A, B और C हैं। इसने स्थिति सदिश दे दिए हैं ABC के स्थिति सदिश, यानी अगर आपके पास मान लीजिए ट्रायंगल है, ये वाला त्रिभुज है और इसके शीर्ष A, B, C हैं, है ना, और इसका स्थिति सदिश इसने दे दिया कि इसका A है और इसका B है और इसका C है, स्थिति सदिश इसने इसका दे दिया है। ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना होगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए चलते हैं। तो बच्चों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 AB क्रॉस AC, अगर वेक्टर फॉर्म में उसने दे रखा है ना, तो AB क्रॉस AC आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको AB और AC निकालने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम AB निकालते हैं सबसे पहले। AB वेक्टर, अगर AB वेक्टर मुझे चाहिए तो क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, है ना। तो B का स्थिति सदिश क्या है, B, और A का स्थिति सदिश क्या है, A, तो ये B माइनस A हो जाएगा। और AC अगर हम फाइंड करेंगे तो AC क्या हो जाएगा, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, यानी C माइनस A आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 मोड AB क्रॉस AC। ठीक है ना, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 वेक्टर AB हम फाइंड करें हैं, क्या है, B माइनस A, और B माइनस A का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, C माइनस A के साथ। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 क्रॉस B की प्रोडक्ट C में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो B क्रॉस C हो जाएगा। ठीक है ना। अब आएगा ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में B क्रॉस A। ठीक है। अब चलते हैं A की C के साथ, तो माइनस में आ जाएगा A क्रॉस C, और फिर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपका A क्रॉस A। जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, ऐसे कीजिए बस। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 आपको क्या मिलेगा, BC। ठीक है, BC ठीक है, आप BC को BC ही लिखिए, माइनस ये A क्रॉस B है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का A क्रॉस B क्रॉस A को आप लिख सकते हैं माइनस का A क्रॉस B। अगर आपके पास मान लीजिए B क्रॉस A लिखा हुआ है कहीं पे, और आप उसको A क्रॉस B लिखना चाहते हैं, तो बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आप इसको लिख दोगे A क्रॉस B। ठीक है ना बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, और माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा A क्रॉस B। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A क्रॉस B प्लस, ऐसे ही सी क्रॉस ए को या ए क्रॉस सी को, आप अगर सी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, बस बाहर माइनस लग जाएगा, माइनस पहले से है तो ये इसको कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका सी क्रॉस ए। ठीक है ना बच्चों। और जब भी किसी वेक्टर की उसी वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसका मान क्या आता है, जीरो आ जाता है। ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए हो जाएगा जीरो, आपका ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1/2 ए क्रॉस बी को हम पहले लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो गया प्रूफ। बच्चों जो इसने इसमें दे रखा है, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, ये ए क्रॉस बी है, फिर बी क्रॉस सी है, फिर सी क्रॉस ए है। ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, सभी खंड करने हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं छठे का क्या क्वेश्चन। बच्चों क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए 0 to π/4, ये दे रहा है कि log a 1 + 10x, dx इक्वल्स टू π/8 log 2, है ना, π/8 log 2। इसको हमें प्रूफ करना है, तो देखिए बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और उसमें भी हम ये मान करके चलेंगे कि माना ये i है। ठीक है ना। तो हम इसको i मान करके चलेंगे, i 0 to π/4 log बेस e 1 + 10x। ठीक है ना, ये हो जाएगा dx। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, परगुण 4 लगाएंगे, इसको तो हम बना देते हैं 1, और यहाँ पर हम परगुण 4 लगाएंगे। परगुण 4 क्या कहती है, परगुण 4 ये कहती है कि, देखिए परगुण 4 क्या कहती है, परगुण 4 ये कहते हैं कि 0 to a, अगर आपके पास कोई लिमिट है और फंक्शन है dx है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को ही लिखेंगे। तो देखिए
ये आ जाएगा आपका आई बराबर 0 to π/4, ये सेम रहेगी लिमिट। ये हो जाएगा आपका log बेस ई 1 + 10 में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से x घटा देंगे, यानी 10 π/4 - x आ जाएगा आपका, ठीक है ना बच्चों। और ये हो जाएगा आपका जो का तू क्वेश्चन सेम। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको हम कर सकते हैं i = 0 to π/4, ये हो जाएगा log सेम, और ये हो जाएगा 1 प्लस, इसमें आप tan a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, है ना, ये फार्मूला होता है। और ये हो जाएगा dx आपका, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, i = 0 to π/4, ये हो जाएगा आपका log बेस e एज इट इज़। अब देखिए यहाँ 1 प्लस, ये 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 का मान, 1 - tan x आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे भी 1 रख देंगे क्योंकि ये भी 10 45 है, 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 × tan x हो जाएगा, तो 1 + tan x आ जाएगा, 1 + tan x आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये dx आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, i = 0 to π/4 log बेस e। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, एलसीएम करूँ इसका, ठीक है ना, तो एलसीएम लेकर के क्या आएगा, 1 + tan x, 1 + tan x और 1 + tan x की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो यहाँ भी 1 + tan x आ जाएगा, और प्लस 1 - tan x, ये आपके पास है ही 1 - tan x, एलसीएम लिया है इसका हमने। ये क्या हो जाएगा, i = 0 to π/4, ये हो जाएगा आपका log बेस e। देखिए tan x से tan x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2, 1 + 1 2 अपॉन 1 + tan x आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा dx। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा i = 0 to π/4, इसको हम लिख सकते हैं log m/n, है ना, तो ये हो जाएगा log m - log n, यानी हो जाएगा 1 + tan x, और इस पूरे का आ जाएगा dx, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, तो i = क्या हो जाएगा, 0 to π/4, ये हो जाएगा log 2 dx, और -0 to π/4, ये हो जाएगा log बेस e 1 + tan x dx, है ना, tan x dx। अब देखिए बच्चों, इस चीज़ को आप क्या मान करके चले थे, सबसे पहले इक्वेशन में आप इसी चीज़ को सेम 0 to π/4 log e 1 + tan x को आप i मान करके चले थे, और आपके पास ये फिर दोबारा से यही आ गया, है ना, तो आप इसको i रख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि i = ये आ जाएगा log बेस 2 कॉमन, log बेस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बचेगा अंदर 0 to π/4 1 dx, और माइनस ये पूरा i बन गया, तो इसकी जगह हम i रख देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से ये i इधर आ जाएगा घूम करके, तो ये हो जाएगा i + i, और इक्वल्स टू आ जाएगा log e बेस, और 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 का आ जाएगा समाकलन x, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log बेस e 2, और जब इसमें लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा π/4 - 0, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका 2i = π/4 इंटू log बेस e 2, और जब 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो ये आ जाएगा i = π/8 log 2, ठीक है ना बच्चों, π/8 log 2, ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ख क्वेश्चन, छठे का ख क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि y बराबर ae⁴mx हो प्लस be⁴nx हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0 होगा जहाँ a और b स्वेच्छ अचर हैं। तो देखिए बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, बस बेसिकली हम इसमें से dy/dx फाइंड करेंगे। एक बार इसका अवकलन करेंगे dy/dx आ जाएगा, दूसरी बार उसका अवकलन करेंगे d2y/dx² आ जाएगा। उठा करके दोनों को इसमें रख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ये आ जाएगा dwr2x, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू a, तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, e⁴mx का करेंगे तो e⁴mx ही रहेगा, है ना, और जब mx का करेंगे तो m आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा am e⁴mx प्लस इसी तरह b e⁴nx का e⁴nx ही रहेगा, nx का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा n, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका दोबारा अवकलन करते हैं dwr2x अगेन, यहाँ पे लिख दो, चाहे हिंदी में आपकी x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका दोबारा ऐसे ही am कांस्टेंट है, am बाहर चला जाएगा, e⁴mx का करेंगे e⁴mx ही आएगा, और mx का करेंगे तो फिर m आएगा, तो m इंटू m m² हो जाएगा, और e⁴mx जो का तू, ठीक है ना, प्लस इसी तरह bn² हो जाएगा, और e⁴nx आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो y की है dy/dx की है और d2y/dx² की है, उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ,
ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि d2y/dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m इंटू n इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, d2y/dx² की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए। तो बच्चों यहाँ पर d2y/dx² की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो ये आ जाएगा am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx, फिर ये माइनस m प्लस n, है ना, m प्लस, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, बता देना लेफ्ट हैंड साइड, m प्लस n एज इट इज m प्लस n इंटू dy/dx की वैल्यू ये रही, तो ये रखेंगे यहाँ पे am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx, और फिर प्लस में क्या है इसके m इंटू n इंटू वाई की वैल्यू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये है, ठीक है ना। अब देखिए ये शुरू वाला एज इट इज am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx माइनस m की मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो माइनस के am² हो जाएगा, माइनस के am² e की पावर mx, फिर m की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो ये माइनस के bn m nb और ये वाला mb, bmn लिख लो nm लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के bmn e की पावर nx आ जाएगा। फिर इसी तरह माइनस के n की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के amn e की पावर mx, और फिर माइनस के n की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के bn² e की पावर nx, फिर इस mn की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करूंगा तो ये क्या आ जाएगा amn e की पावर mx और प्लस bmn e की पावर nx, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए am² e की पावर mx, am² e की पावर mx ये 0 हो गया, bn² e की पावर nx, bn² e की पावर nx ये 0 हो गया, bmn e nx और bmn e nx ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म, ये ओवरऑल आ गया आपका 0, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका प्रूफ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों गया क्वेश्चन क्या कहता है, गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गुब्बारा सदैव जो गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से भरा जाता है। तो देखिए बच्चों ये आप जो भी इसने दे रखा है आप यूनिट की सहायता से आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है इसका मतलब आयतन, और बटे सेकंड है इसके तो इसका मतलब ये दर है, तो आयतन में परिवर्तन की दर इसने दे रखी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं माना। देखिए ये जो गुब्बारा है गोलाकार है तो हम गोलाकार गुब्बारे का आयतन मान लेते हैं ना, माना गोलाकार गुब्बारा, माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v तथा उसमें उसकी त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, तो हम त्रिज्या भी मान लेते हैं तथा त्रिज्या r है, ठीक है ना। तब उसने क्या दिया है, तो देखिए बच्चों उसने एक चीज़ हमें दे दी है कि ये dv/dt है, ठीक है ना, समय के रिस्पेक्ट में है ना, सेकंड समय के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसने dv/dt दे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। और उसने क्या दिया है, और दिया है उसने कि त्रिज्या परिवर्तन की दर आपको निकालनी है, dr/dt निकालनी है, और कितने पे निकालनी है, जहाँ त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 15 पर आपको निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन क्या होगा, गुब्बारे का आयतन होगा v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, है ना। गोले का आयतन यही होता है, तो यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dv/dt, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, 4/3 पाई तो है कांस्टेंट, r क्यूब का करेंगे तो आएगा 3r², अब कर रहे हैं तो टी के रिस्पेक्ट में तो dr/dt भी आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए dv/dt हमारे पास क्या है, ये हम 900 रख देंगे, इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4 पाई r² इंटू dr/dt, यहाँ से dr/dt की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो dr/dt जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 900/4 पाई r²। अब उसने कहा था कि 15 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें r बराबर 15 रख देंगे, dr/dt एट r इक्वल्स टू 15, तो ये क्या हो जाएगा 900/4 गुना पाई और r² की वैल्यू आ जाएगी 15 गुना 15, ठीक है ना, 15 गुना 15, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
15 और 15 225, 225 चौका 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा 900/900 पाई। तो यहाँ से 900 से 900 कैंसिल आउट होकर के बचेगा 1/पाई और 1/पाई आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो आपकी जो परिवर्तन त्रिज्या परिवर्तन की दर है वो क्या है, dr/dt, dr/dt एट r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों। ये आ जाएगी आपकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर, यानी त्रिज्या जो है वो उसकी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, क्योंकि ये प्लस में आई है। अगर ये निगेटिव आती तो हम कहते कि घट रही है। ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, छठे का घ क्वेश्चन क्या कहता है। 6 का घ क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपका ये फंक्शन है और एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 पे ये है और एक्स बराबर 3 पे ये है, द्वारा परिभाषित फलन की एक्स बराबर 3 पर सांत्यता तथा अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है ना बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ठाक इसमें हमें लिखना है। ठीक है ना, शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन को लिख दीजिए। एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या है, आपके पास ये फंक्शन है कि मॉड x-3 अपॉन यह आ जाएगा x-3, और यदि ये कब है, यदि x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, यानी अगर 3 से छोटी होगी तब भी यही फंक्शन होगा, 3 से बड़ी होगी तब भी यही फंक्शन होगा। ठीक है ना। और अगर x की वैल्यू 3 हुई पूरी, यदि x बराबर 3 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमें इसके द्वारा ये जो परिभाषित फलन है इसकी x बराबर 3 पर सतता की जांच करनी है ना, सांतता की जांच करनी है। तो हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट होती है आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, जिस पे आप निकाल रहे हैं ना, ये माइनस इसकी दिशा को दर्शा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट। अब देखिए इस x के, मान लीजिए आपके पास ये x बराबर 3 है और आप हल्का सा इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हल्का सा लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो यानी 3 से छोटी वैल्यू पे आ गए हैं आप, यानी 3 में से आपने कुछ घटाया। तो हम कह रहे हैं कि हमने बहुत छोटी वैल्यू h घटाई। ठीक है ना। हमने x की जगह ये 3 माइनस h ले लिया, यानी 3 में से बहुत छोटी h जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी, यानी बहुत छोटा कोई नंबर है जो हमने 3 में से घटाया है। 0.0001 समथिंग है ना, इतना इतना छोटा। तो हल्का सा हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे अगर इतनी वैल्यू हम घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, x की जगह 3 माइनस एच इसमें पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब x की जगह हम 3 माइनस एच पुट करेंगे तो अब देखिए x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है, तो जब मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो यहाँ पे भी 3 है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 3 कट करके h की वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। जब h की वैल्यू 0 आ जाएगी इसका मतलब h टेंड करेगा 0 की तरफ। तो हम क्या लिमिट लेंगे यहाँ, हम लेंगे h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। हमने x की जगह रख दिया 3 माइनस एच, 3 में से कुछ घटा दिया। अब देखिए जब 3 में से कुछ घटाएंगे, जब 3 में से कुछ घटाएंगे इसका मतलब हम 3 के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, x की वैल्यू जब 3 से छोटी है या बड़ी है तो फंक्शन ये है ना। तो हमने इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 माइनस एच रख देंगे। ठीक है ना, इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट जूं की तू रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका मोड, और x की जगह रखना है हमें 3 माइनस एच, -3 अपॉन आ जाएगा आपका 3 माइनस एच, नीचे भी रखना है ऐसे ही -3। ठीक है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 3 माइनस एच रखना है। ठीक है ना, क्योंकि ये एफ एक्स बराबर ये है, हमें ये निकालना है 3 माइनस एच पर, तो x की जगह 3 माइनस एच रख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 मोड 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब 0 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच का मोड बचेगा और अपॉन में बचेगा आपके पास नीचे 3 में से 3 गया, यहाँ भी माइनस एच बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब माइनस एच का मोड आप बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एच हो जाएगा और अपॉन में क्या है, माइनस एच है। एच से एच कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 आ जाएगा आपके पास, एच से एच कैंसिल आउट होकर के -1 बच जाएगा। लिमिट नहीं रखनी है, अगर लिमिट रख दोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी 0/0 की, वो नहीं बनानी। पहले आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 1 बच गया। अब यहाँ पे h है ही नहीं तो लिमिट पुट करके कुछ फायदा ही नहीं होगा, तो बस ये -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 के हल्का सा राइट में एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे इसी तरह जिस तरह हमने उसको लिखा था। ये आ जाएगा h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, इसमें हमने कुछ जोड़ दिया। ठीक है ना, 3 में कुछ जोड़ दिया तो 3 से राइट में चले गए।
अब जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 में हमने कुछ जोड़ा है तो इसका मतलब 3 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो भी फंक्शन हमारे पास यही है जो ऊपर था, ये वाला। जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो तब भी यही फंक्शन, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तब भी यही फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो 3 प्लस h है, ये वाली वैल्यू x की, ये वैल्यू जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ ये रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बस ऐसा ही तो है, जहाँ पे 3 माइनस h है यहाँ पे 3 प्लस h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मोड 3 प्लस h माइनस 3 का मोड अपॉन 3 प्लस एच और माइनस 3, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 3 प्लस एच और माइनस 3 और इसका मोड अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3, यानी 3 में से 3 की जीरो बचेगी। यह आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से 3 से 3 गया, एच बचेगा मोड एच अपॉन बचेगा नीचे आपका एच ओनली। अब देखिए आप प्लस एच का मोड अगर खोल दोगे तब भी वो एच ही रहेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन एच, ठीक है ना। इससे कैंसिल आउट होकर के 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और 1 आ गया। अब इसमें तो लिमिट क्योंकि एच ही नहीं है तो लिमिट कहाँ पुट करोगे, तो बस इसलिए 1 आ जाएगा ये। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो या तो यही इक्वल नहीं है ना। तो यानी हम क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और नॉट इक्वल्स टू किसके, राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। इसका मतलब ये सतत x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। अतः फलन x बराबर 3 पर अशांततः है ना, आप इसको ऐसे लिख देंगे, अशांततः है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए उसने ये भी कहा है कि इसकी अवकलनीयता की भी जांच कीजिए। अब आप एक थ्योरम देखिए, आपकी बुक में एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है, ठीक है ना। यदि कोई फलन, मान लीजिए अगर कोई फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा तो वह उस पर सतत भी होगा। अवकलनीय होने के लिए उसका सतत होना जरूरी है। तो अब ये सतत तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय भी नहीं होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, पर में से क्या कहती है, पर में यदि कोई फलन यदि कोई फलन किसी बिंदु सॉरी, ये हो जाएगा बिंदु किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है। अब बच्चों आप ये देखिए, अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उस पर सतत भी है। अब जब हमारा ये सतत ही नहीं आया x बराबर 3 पर, तो उस पर अवकलनीय कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे अतः फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अड़य क्वेश्चन। ये कह रहा है कि छठे का अड़य, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण क्या है, x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। लेकिन इससे कोई फॉर्म नहीं बन रही जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इसको डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेते हैं। इसका यहीं कहीं व्युत्क्रम कर दीजिए, इधर की इधर, नीचे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर देते हैं ना, दोनों तरफ उल्टा कर दिया। इधर भी आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है ना। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में लिख सकते हैं, तो एक्स अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई माइनस के इक्वल्स टू वाई से एक वाई कट जाएगा, कितना बचेगा 3y। अब ये कैसा हो गया, ये इस फॉर्म का हो गया ना, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। इससे तुलना कर दीजिए, है ना। इससे तुलना करने पर
तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -1/y, तो p की वैल्यू आ जाएगी -1/y और q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3y। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आपको इसमें एक समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर जब हम निकालेंगे तो वो क्या होता है, e की पावर -p(dx) हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -1/y dy। ठीक है ना, ये सॉरी ये पी डी वाई हो जाएगा, पी डी वाई। ठीक है ना, तो -1/y dy और ये हो जाएगा आपका e की पावर -log y और बस। और जब ये माइनस ऊपर जाएगा इसकी पावर में तो यहाँ से ये हो जाएगा -log y की पावर -1। जैसे जैसे क्या होता है, log m की पावर n आगे आ जाती है, ऐसे ही n यहाँ चली जाएगी। ये -1 है, -1 यहाँ पे चला जाएगा पावर में। e की पावर जब log होता है तो ये हट जाएगा क्योंकि इसका बेस भी e है ना, ये हट जाता है, बस y की पावर -1 ये आ जाएगा। तो इंडिकेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा y की पावर -1 यानी 1/y। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आपकी समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल जो हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आई एफ x इंटू इक्वल्स टू समाकलन, ये आ जाएगा आपका q आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है ना। अब देखिए x इंटू आई एफ की वैल्यू है 1/y इक्वल्स टू q क्या है अपने के पास, q है 3y और आई एफ क्या है 1/y और ये हो जाएगा डी वाई प्लस सी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x/y इक्वल्स टू y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 डी वाई प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/y और 3 और 1 का हो जाएगा y और प्लस में आ जाएगा आपका c। ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, y की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो जाएगा x बराबर 3y² प्लस cy। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है ना। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सी हेल्पफुल वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।